मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। हमारे कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए श्री पीसी चिदम्बरम जी, केसी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, मीडिया के मेरे दोस्तों, आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक वो इस पार्टी में रह के काम किए। फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था से बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहाँ कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए उसके लिए हम
एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपये के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपये मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर्म में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC/ST की जातीय जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स में संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस ना हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो। इसके लिए नेचुरल डिसास्टर्स, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है। और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे, और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारीकी से देखें, पढ़ के इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा और इसके लिए आप
ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो। आजादी के बाद 1951-52 में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो exaggerated claims were made, no ambitious plans to entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। डॉक्टर मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, सब चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से
गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने रॉकेट बनाकर उड़ाकर दिखाया और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए। अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना, और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं। हिमाचल में करके दिखाए हैं, कर्नाटक में करके दिखाए हैं, तेलंगाना में करके दिखाए हैं, जहाँ कहीं भी हमारी सरकार है, और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की वहाँ भी करके दिखाए हैं। तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं और हम डरते नहीं करने के लिए। हमारा कितना भी नुकसान हो लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं। ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूं, मैं चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनंती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके, और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनंती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में 2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं,
और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। तो ये मेरा कहना है, इसीलिए आप इस बात को सोचिए। और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहाँ गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते कहूँ तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आप सबको मालूम है और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है। और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। This election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the constitution has been as much at risk as it is today. इन हिंदी सर। ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस
को कैप्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है। तमाम सरकारें आपकी, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, but in the manifesto the OPS scheme is missing. So is there is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary. राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, सीधे रुक करेंगे। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। और देखिए, आज की जो शुरुआत करेंगे वो हम करने वाले हैं संजय सिंह की तरफ से। जो दावा किया गया, बड़ा खुलासा किया गया है, शराब घोटाले, आबकारी घोटाले में बीजेपी के नेता शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया गया, ये दावा किया गया। बात हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की भी करेंगे, जिसमें कई बड़ी बातें, कई बड़े हम करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही देर पहले इसी पर हम बात करने वाले। देखिए, कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र आ गया है। 5 न्याय और 25 जो गारंटियां हैं उसका जिक्र किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि एमएसपी हम देंगे, एमएसपी पर गारंटी की बात कही गई। 14 लाख नई नौकरियों की बात की गई है। कितना विश्वास हो रहा है आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र में? क्योंकि यही घोषणा पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। क्योंकि जब किसान आंदोलन था तो उसके अंदर में प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था कि हम आपकी एमएसपी गारंटी दे दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रहा। इस पर यकीन हो रहा है, एमएसपी गारंटी की बात कही गई है। ऐसा है, जब अब बीजेपी ने नहीं करी तो वो भी चाह रहे हैं कि हमको वो बाकी वोट मिल जाए। क्या बोल रहे हैं आप? कोई विश्वास नहीं है कांग्रेस पे, कोई क्यों नहीं हो रहा कोई विश्वास? नहीं, विश्वास ही नहीं है। क्या रहा थी भाई, वो 5 न्याय 25 गारंटी की बात बोल रहे हैं। किस चीज का न्याय? राम मंदिर बन गया ना, किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया है। कांग्रेस थी सत्ता में। राम मंदिर आपके लिए मुद्दा है? मुद्दा है, क्यों नहीं है मुद्दा? हम हिंदू हैं,
हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। देखिए, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना की बात भी बोल रही है। देखिए सर, मैं राम मंदिर पर बोलना चाहूंगा। राम मंदिर था वहाँ पर, किसने बताया? राजीव गांधी जी ने बताया। वहाँ पर रामलला के पाठ खोले तो राजीव गांधी जी ने खोले थे। यदि सनातन का कोई रक्षक है वाकई तो कांग्रेस पार्टी है। और आज अगर राम मंदिर बनाए तो वो कोर्ट के निर्णय के आधार। अगर राजीव गांधी जी को दोबारा मौका मिल गया होता तो कोर्ट के बाहर ही राम मंदिर बना दिया गया होता। आप बोल रहे हैं कि अगर सनातन का अगर कोई पक्षकार है, कोई पक्षधर है तो कांग्रेस, लेकिन गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो तो यही आरोप लगाकर गए कि सनातन विरोधी हैं वो। गौरव वल्लभ जी इसलिए गए हैं कि उन्हें राज्यसभा से मेंबर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। उनको सब तरह की अपॉर्चुनिटी दी गई। विधायक के दो बार कैंडिडेट लड़ाया गया। वो जमानत खुद का उनका आधार नहीं है तो इसका दोष वो पार्टी पर मढ़ रहे हैं। आज के ना क्या बोल रहे हैं? आज के सबसे बड़ी बदनसीबत ये है कि लोग अपने मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। लोग मंदिर पे बात कर रहे हैं। अरे हम शकरपुर में रहते हैं, यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार वालिया जी पहले यहाँ से विधायक रहे। हर एक गली उन्होंने बनाई। आज उन्हें 10 साल हो गए यहाँ से हटे। चलिए मैं इस पर भी आऊँ, काम काज पर आऊंगा। पहले मैनिफेस्टो एक एक करके आएंगे। आप युवा हैं, 14 लाख नई नौकरी की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। अभी बस जारी किया गया है। आपको विश्वास हो रहा है कांग्रेस पर? सर ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है। सत्ता तो आपसे पहले भी रही है। सत्ता तो आपसे पहले भी रही, जब भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आप इस वक्त बीजेपी का फंडा पड़ रहा है। विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा आपको कांग्रेस के वादों? सबसे पहले भी बीजेपी रही है, 10 साल पहले भी। 2014 से पहले भी कांग्रेस रही है। कांग्रेस के वादों पर विश्वास हो रहा है आपको? मेरे को ना। आप बताइए। बीजेपी कांग्रेस पर विश्वास नहीं? ऐसा क्यों? बीजेपी ने कुछ काम ही नहीं किया। बीजेपी ने काम नहीं किया तो आप बीजेपी बोल रहे हैं, ये कैसी बात हुई? नहीं, कांग्रेस ने काम नहीं किया ना, बीजेपी ने काम किया। हाँ। लेकिन कांग्रेस तो बोल रही है भैया हमारी गारंटी है। अब गारंटी विश्वास नहीं हो रहा। आप क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस ने बहुत काम कराया जी। यहाँ पे कांग्रेस ने इतना काम कराया बहुत ज्यादा। सारे पुल बनवाए, सब कुछ बनवाया, हर चीज। मेरी बात सुनो तो ये कोई ये भाई जो बना कांग्रेस, ये भाई लक्ष्मी नगर है, बालिया ने काम करवाया, सब कुछ बढ़िया कराया। और उसके बाद में ये जो है कोई काम नहीं हुआ। सरकार आई है जनता पार्टी, ना राशन कार्ड तक अभी तक भी बनाया नहीं है। 5 साल मेरे राशन कार्ड को हो गए, वहाँ पर 19 में जमा हुआ है, राशन कार्ड नहीं मिला। आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इस भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक करा दो, कभी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सुन लो आप। क्यों? क्या ये तो वो उंगली उधर दे और वो उंगली उधर दे, उंगली में कमाल हो रहा है। इन सबको साथ बिठा के खाना खिलाओ इनको और कभी कुछ नहीं होगा। इलेक्शन की भी जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है। देखिए एक और बड़ा अहम मसला है, ठीक है। मैनिफेस्टो पर एक और सवाल आपसे इसके बाद। मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, कई वादे किए गए। आपने देखा, आपको लग रहा है कि कांग्रेस काम करेगी अगर आती है सरकार पर? बिल्कुल काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी कांग्रेस को एक मौका। लेकिन वहां पर लोग भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो पहले भी थी, उसने कुछ नहीं किया। वो लोग बोल रहे हैं मंदिर अगर बना, सुनिए, अगर आपके पास अगर मंदिर बना तो 3 किलोमीटर दूर क्यों बना? उसी जगह पे क्यों नहीं बना? अगर मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं बोला था? नहीं, वो वहीं बना ना, वो तो वहीं बना। नहीं बना सर, 3 किलोमीटर दूर बना है। 3 किलोमीटर दूरी क्यों? अच्छा दूसरी चीज, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। किस राम को लाने की बात करते हो आप? किस राम को लाने? राम को किसी की औकात है लाने की? नहीं लाने की औकात है। राम तो हम में है, आप में है, सब में है। राम में मुस्लिम में भी है, सिख। क्या बोल रहे हैं आप युवा हैं, क्या बोल रहे हैं? अभी लद्दाख में जो हो रहा है उस पे बीजेपी सरकार क्यों नहीं बोल रही है? आप जितने रिपोर्टर्स थे ये अंबानी की शादी कवर कर रहे हैं, आप लोगों ने ही कवर करी अंबानी की शादी। इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? चुनाव में भाड़ में जाए चुनाव। आप इसके बाद के लद्दाख में क्या हो रहा है? आपने एक बार भी कवर अप नहीं किया लद्दाख में। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की बात कोई नहीं कर रहा। उसके बाद केजरीवाल अरेस्ट हो गया, ठीक है। बात ये हुई कि पन्नू ने जो किया कि खालिस्तान से पैसा लिया, ठीक है, वो भी छोड़िए। आप लद्दाख की बात करिए, धर्म तो गया, धर्म अपने आप को बचा लेगा। आप लद्दाख की बात, चलिए ठीक है, आपने तमाम मुद्दे गिना दिए। मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है, ये जो मुद्दे आप गिना रहे हैं इस पर आपको किस पर विश्वास हो रहा है? आपको बीजेपी पर विश्वास हो रहा है? आपको इंडिया अलायंस पर विश्वास हो रहा है? किस पर आपको विश्वास है? देखिए विश्वास तो कांग्रेस पे भी नहीं है, अब विश्वास बीजेपी पे भी नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा मोदी पे की वो बात सुनेगा, थोड़ा मोड़ा, बट अब वो भी नहीं हो रहा क्योंकि वो सामने नहीं आता। उसने आज से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप क्या बोल रहे हैं? फिर अगले सवाल पर अभी वही बात कर रहा हूँ। जब भी इलेक्शन आता है ये एक मुद्दा बना दिया जाता है हिंदू मुस्लिम का। पूरे 5 साल कौन बना रहा है मुद्दा? बीजेपी चुनाव ही इस पे लड़ती है। बीजेपी का सबसे, लेकिन बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि ध्रुवीकरण तो विपक्ष वाले कर रहे हैं। अभी कुछ समय बाद देखिए कहीं ना कहीं दंगे होंगे। उसे अभी कहीं कोई बलात्कार कर देता है मुसलमान लड़का तो उसको पूरे हाईलाइट किया जाता है, और अगर हिंदू बच्चा कर देता है, कोई लड़का कर देता है तो कहते हैं नहीं दाब दो ये हिंदू है। क्यों भाई?
बलात्कारी है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। बात करिए विकास। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? कतर में मंदिर नहीं बना, मोमडन समाज था, हिंदू मंदिर बनवाया। क्यों बनवाया? किसके प्रेशर से? वो लोग मानते हैं, वो इंडिया की पावर समझ रहे हैं। आज हिंदुस्तान की पावर है, पाकिस्तान रो रहा है, रुला दिया पाकिस्तान को, और अच्छे से रुलाया है, और हम लोग सेफ हैं। कोई बम फटा 10 साल में। ठीक है, आप बताइए क्या माहौल इस बार बनते नजर आ रहा है? फिर मैं संजय सिंह के मुद्दे पर भी आऊंगा। सर इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं, इस बार बीजेपी आएगी, दोबारा से बीजेपी सातों की सातों सीटों पर आएगी 100%। इंडिया अलायंस कहाँ जाएगा? इंडिया अलायंस का आप खुद ही देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। आप क्या बोल रहे बीजेपी हैं? की 405 सीटें हैं, वो कोई नहीं निकाल सकता। 405 उसकी ओके है। आप 405 ओके बता रहे हैं, आप तो एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए सीट तो 400 से ऊपर जाएगी ही जाएगी। किसकी? एनडीए की जाएगी, मोदी की जाएगी। इसमें तो इतना विश्वास क्यों हो रहा है? इतना विश्वास क्यों हो रहा है? विश्वास इसलिए है, देखिए सबसे पहले बात 370 हटा। आज आप जम्मू एंड कश्मीर की मैं आ रहा हूँ सबके पास कैमरे पर। एक सेकेंड कैमरे पर बोलिए, आपस से मत लड़िए, कैमरे पर बोलिए। आप बोल रहे थे जी, आप जम्मू एंड कश्मीर का स्थिति जाकर के देखिए। हमारे कुछ मित्र लोग हैं वहाँ रहते हैं, पीसफुल माहौल है। ये इंडिया अलायंस ने नहीं दिया, कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देखिए लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। अब 10 ट्रिलियन के लिए 2000। ये वो मुद्दे जिस पर आपको बीजेपी पर विश्वास हो रहा है। एक और मुद्दा है, मेरी बात सुन लीजिए, आपस से मत लड़िए, कैमरे पर बोलिए। एक और मुद्दा है, संजय सिंह को आपने आज सुना होगा, 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, खुलासा करने का दावा किया गया है और कहा गया है जो आबकारी घोटाला है, शराब घोटाला, उसमें बीजेपी जुड़ी है, बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। क्या आपको संजय सिंह की बातों पर, दावों पर, आरोपों पर विश्वास हो रहा है? बोलिए, आप बोलिए। बिल्कुल नहीं। एक नंबर की झूठी पार्टी। कौन सी? आम आदमी पार्टी। एक नंबर के झूठे दल बदलू। सबसे बड़ा ढोंगी केजरीवाल। अगर उनके पास कुछ अभी कल आतिशी आगे नहीं, उन्होंने देखिए जो एक्सपोजे करने का दावा किया है, उन्होंने राघव मंगुटा रेड्डी दोनों का जिक्र किया। वो बाकायदा एक तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि पहले जो बयान है वो केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जैसे ही जेल के अंदर राघव मंगुटा को डाला गया, इसके बाद जो बयान है वो केजरीवाल के खिलाफ आ गए। इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हवा के बादल है। झूठ बोलने के सिवाय आम आदमी के पास कुछ भी नहीं है। कल आतिशी कहती है कि मैं खुलासा करूंगी, मेरे को बीजेपी से ऑफर आया है, लेकिन नाम नहीं बताएगी, किसी का नाम नहीं बताएगी। अभी कह रहे थे कि वो उसका पैसा किसको, शराब घोटाले का पैसा किसको गया है उसका खुलासा करेंगे। शराब घोटाले का पैसा किसको गया उसका खुलासा करेंगे। इसका मतलब पैसे का लेन देन हुआ है, तो बता दे क्यों नहीं किसको दिया है। ठीक है, संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं। मैं महेश, पहले आपका अपना परिचय देना चाहता हूँ। महेश शर्मा, क्षेत्रीय निवासी, लक्ष्मीनगर। आप बताइए, संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं या उनकी बातों पर सच्चाई नजर आई है? अगर संजय सिंह वास्तव में घोटाले में शामिल होते तो वो छूटते क्यों? उनकी जमानत क्यों होती? ये सच्चाई है, ये बीजेपी की कारस्तानी है। बीजेपी जिसको देख, सवाल ये भी है कि अगर आबकारी नीति 2021-22 आबकारी नीति सही होती तो ये बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि वापस क्यों लिया गया। ये मेरा नहीं, बीजेपी वाले लगातार सवाल। बीजेपी तो उठाएगी क्योंकि वो डरी हुई है, वो लोकतंत्र का गला घोट रही है, वो भयभीत है। वो तो और कोई मुद्दा है नहीं जिसके पीछे लगाए। आप क्या बोल रहे हैं? बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश। देखिए मेरी बात सुनिए, आज तक जितनी भी ईडी की रेड होती है, सीबीआई की रेड होती है, वो सिर्फ उन प्रदेशों में हो रही है जो बीजेपी अजय हैं, जो बीजेपी के राज्य हैं, जो बीजेपी समर्थन, आ रहा हूं आप एक करके, जो बीजेपी से समर्थन से बने हुए हैं। जब किसी भी पार्टी का कोई नेता टूटने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेता है, वो क्लीन चिट हो जाता है। आप महाराष्ट्र में सरकार गिरी गई, एनसीपी का जो क्या नाम, यानी पवन खेड़ा जो वॉशिंग मशीन की बात बोल रहे हैं, उस पर आपको विश्वास हो रहा है? सर बिल्कुल। सुनिए, जो महाराष्ट्र में अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है, अजित पवार, वो उनके बाद ईडी की रेड पड़ी, प्रूफ भी हुआ, पैसा भी बरामद हुआ। जैसे ही क्या नाम है ईडी के साथ में इनके साठगांठ हुए और बीजेपी गवर्नमेंट बनी, वो आज वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। क्या मोदी जी के पास ऐसी मशीन है कि इधर से अपराधी को डालो, इधर से निकालो, तो बिल्कुल शुद्ध होकर टांग देते उसको कि लो जी इधर फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, इन्हें वहाँ का राज्य मंत्री बना दो, इसका बना दो। और जिधर उनकी सरकारें नहीं है उधर किसी को भी उठा। आज की अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपने कई चुनाव देखे, इलेक्शन देखे, कैमरे पर इनको लाइए। एक तरफ पक्ष ये बोल रहा है कि भ्रष्टाचारी, उस तरफ विपक्ष बोल रहा है नहीं भ्रष्टाचारी तो यहाँ नहीं, भ्रष्टाचारी सब वहाँ है, और वहाँ पर वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन का काम हो रहा है। वो बात नहीं है। किसकी बात पर विश्वास? वो जो कह रहे हैं वॉशिंग मशीन हो गई उनकी, तो उनके केस तो खत्म नहीं हुए। केस तो है उनके ऊपर,
तो जिस दिन डंडा पड़ेगा। नहीं नहीं, विपक्ष बोल रहा है कि वहां जाते ही उनको पद मिल जाता है, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बता दो, हाँ डंडा तो तब भी पड़ेगा। हाँ, वो तो तब तक कि कोई जमानत पे है, तब तक बाहर घूम रहे हैं। जिस दिन अंदर आएंगे फिर खड़े हो जाएंगे। तो बात तो वही है। अगर वो कहते हैं कि ये खराब है, खैर ये भी भ्रष्टाचार किया तो वो ठीक नहीं है। केजरीवाल के उसमें हुआ, एक शराब का ही नहीं हुआ और भी है अभी वो। नहीं, केजरीवाल पर जो आरोप लगे, क्या आपको वो सही लग रहे हैं? देखिए वो तो कोर्ट करेगा जी। और जिन्होंने, आप एक आम पब्लिक हैं, उससे आप किस नजरिए से देख रहे हैं केजरीवाल आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर है? भाई देखिए, जो आपके चैनलों के माध्यम से आया है उसमें तो ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो वह होगा। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि 1 रुपए का कोई कुछ मिला भी नहीं। आप बताइए, आपको विश्वास हो रहा है कि वाकई में घोटाला हुआ है? देखो जी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को बदनाम करने की एक प्लानिंग थी इनकी। कौन कर रहा है बदनाम? कौन कर रहा है बदनाम? बीजेपी। ईडी किसके अंडर है? बीजेपी। ईडी कांग्रेस के अंडर नहीं है। ईडी मतलब बीजेपी की है। सीबीआई किसकी है? बीजेपी की है। वो सिर्फ कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियों को बदनाम करने के लिए सारा खेल खेल रहे हैं। क्या वाकई में विपक्ष को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए हो रहा है? जैसा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, भाई पिच को खोद दिया गया है, मैच फिक्सिंग कर ली गई है। कैसा चुनाव है? देखिए, अभी आपने सब कुछ देखा। एक सेकेंड, एक बार फिर से आप प्लीज आपस से मत लड़िए, आपस से मत लड़िए। कैमरे पर बोलिए, कैमरे पर माइक लाऊंगा आप लोगों के सामने, बोलिए आप। देखिए, ऐसा है, आपने देखा, कई चैनलों ने दिखाया। और विशेषकर जो है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि कम से कम आप पब्लिक के बीच में जाकर उनकी बातें सुन रहे हैं और जो सच्चाई है वो आपके सामने आ रही है। अगर अपोजिशन कोई काम करे तो दोषी करार दिया जाता है, उसके ऊपर ईडी और दुनिया भर के छापे और दुनिया भर के केस लाद दिए जाते हैं। और ईडी में भी अमेंडमेंट इसी उद्देश्य से करी गई कि इसको टाइमिंग है, इनकी टाइमिंग सेट करी हुई इन्होंने कि कभी भी अगर कोई सत्ता की बात आती है या इलेक्शन का समय है, इसी दौरान जो है अपोजिशन को अगर वो कहते हैं। टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। एक और अहम मसला है, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, इस बार बहुत कुछ यहाँ मैदान बदला हुआ है, समीकरण यहाँ पर बदलते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के साथ है। क्या ये जो गठबंधन है वो कुछ कर पाएगा दिल्ली में? देखिए, दिल्ली में गठबंधन ने जो किया है उसी से ये घबराकर बीजेपी जो है वो उल्टे सीधे कदम उठा रही है और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोगों को ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा डरा धमका के अंदर कर रही है। उससे सबसे बड़ी बात आज के टाइम में ये हो गई है कि चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, बात करूंगा, लेकिन इस वक्त हमें रुक करना पड़ रहा है राजस्थान के चुरू का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुक कर रहे हैं। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। हम भी कह सकते थे भाई क्या करूं, पूरी दुनिया में आपदा आई है, हमारे यहां भी आपदा आई है, मैं क्या करूं। और हो सकता है देश वाले मान भी लेते, लेकिन मोदी ने वो रास्ता नहीं चुना। चुनौतियों को चुनौती देना, यही तो हमारी मिट्टी की ताकत होती है। और हमारे राजस्थान में तो कहते हैं, अपनी करनी पार उतरनी। हमने परिश्रम किया और परिणाम ला करके दिखा दिया। 10 वर्षों में हमने करोड़ों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास दिए, पक्के घर दिए, जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारती थी, जो फुटपाथ पर जीने के लिए मजबूर थे, ऐसे करोड़ों लोगों को पक्के घर दिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिए ना, उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के नाम पर है। वरना हम तो जानते हैं हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर,
दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। आप याद करिए, पहले जब घर बनाने के नाम पर योजनाएं आती थी तब क्या होता था? गरीब को पता भी नहीं चलता था। उसके नाम का पैसा सरकार में बैठे लोग और उनकी पार्टी के लोग खा जाते थे। लेकिन अब पैसा सीधे गरीब के खाते में जा रहा है। अब गरीब को पक्का घर भी मिल रहा है, घर में जरूरत की सुविधाएं भी मिल रही है। साथियों, आज जब हम जल जीवन मिशन योजना लेकर घर घर में पानी का कनेक्शन भी देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 50 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाने का कनेक्शन दिया जा चुका है। कांग्रेस सरकार हमारी इस योजना में भी भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं छोड़ती थी। अब उन कमियों को भी दूर किया जा रहा है। वहां पीछे सुनाई नहीं देता क्या? सुनाई दे रहा है? अच्छा, ये तो आपका उत्साह है इसलिए। देखिए, राजस्थान के 4.5 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। यानी जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। और साथियों, 10 साल में जो हुआ, लोग तो कहते हैं बहुत कुछ हुआ, पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। आप भी कहते हैं अरे मोदी जी तो रात दिन दौड़ते हैं, काम करते ही रहते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, आप लोग बताते हैं, मुझे पता है। लेकिन काम कितना भी क्यों न हुआ हो, औरों की तुलना में अनेक गुना हुआ हो, लेकिन मोदी के मन की बात में आज चुरू में बता देता हूं। बता दूं? देखिए, जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं, थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे? ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है।
साथियों, आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि गरीबों का उज्ज्वला सिलेंडर सस्ता किया जाएगा। ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। मैंने ये भी गारंटी दी थी कि राजस्थान का मेरा किसान, शेखावटी के मेरे लोगों के लिए पानी की समस्या को खत्म किया जाएगा। जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने लटका कर रखा था, हमने उसे न केवल स्वीकृत किया बल्कि तेजी से काम भी जारी है। इससे पीने के पानी और लाखों हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का भी लाभ मिलेगा। हमने हरियाणा से समझौता करके शेखावटी में पानी लाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। राजस्थान के मेरे भाई बहन, जम्मू कश्मीर की धरती पर जो मेरे वीर जवान शहीद हुए ना, उसमें मेरे इस शेखावटी के जवान भी शहादत मोली थी। उस जम्मू कश्मीर जहां पर मेरे राजस्थान के वीरों का रक्त आज उस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो गया। तीन तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था, मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। भाई को लगता था अगर 3 तलाक के कारण मेरी बहन घर वापस आ गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। हर मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया
तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। यानी पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है। लोकसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। ये भाजपा ही है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। साथियों, आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है।